नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के द्वारा क्लास 10 और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर के पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सभी सब्जेक्ट का पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बल्कि प्रोवाइड ही नहीं करवाया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सेट 1 को देखेंगे। देखिए, इसमें आपका 19 प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक ना, और 1.5 घंटा आपको समय मिलने वाला है। तो एक एक प्रश्नों को चलिए, इससे पहले हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं। पैटर्न को अगर आप समझ लीजिएगा तो आसानी से सारा क्वेश्चन भी आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 19 प्रश्न रहने वाला है आपका, ठीक ना। 19 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक रहे आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और इनमें 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आप जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं उसे ही 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक ना। यानी कि यहां से सेक्शन ए में आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पे किस तरह से देना है, आपको अधिकतम एक वाक्य या तो एक वर्ड में आपको उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे और आगे क्या है, सेक्शन बी में 8 से 14 तक, कितना, 8 से 14 तक यहाँ पे 7 प्रश्न है और सभी 3 नंबर का रहने वाला है। और यही 7 प्रश्न में भी 8 से 14 तक मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जो आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चों। और ये 50 वर्ड में, ज्यादा नहीं, 50 वर्ड में लगभग कितना, 10 लाइन में या तो 7 से 8 लाइन में भी आप इसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना, 3 नंबर का। अब देखिए सेक्शन नंबर सी में देखिए 15 से 19 तक कितना प्रश्न आपका रहने वाला है, 5 प्रश्न रहने वाला है प्यारे बच्चों। और ये 5 प्रश्न, पांचों प्रश्न 5-5 नंबर का रहने वाला है। लेकिन ये यहाँ पे आपको सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोग अच्छा से जानते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिखाऊंगा और सारा को समझाऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लेने वाला है। और यहाँ पे 5 नंबर का आपका रहने वाला है और 100 वर्ड में इसको लिखना है प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, एक एक करके आपको क्वेश्चन का आंसर बताते चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, आज भी रहेगा, नहीं तो इसका पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही ये फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था बाबर था। कौन था प्यारे बच्चों, बाबर था। बाबर ने किसे हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था, तो इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का स्थापना किया था प्यारे बच्चों, ठीक ना। और मुगल वंश का यही पहला शासक था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो हूल दिवस प्रत्येक साल 30 जून को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। यह क्यों मनाया जाता है, संथाल विद्रोह जो हुआ था, कब हुआ था, 1855 में। कब हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, उसी के याद में यह मनाया जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 1857 की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी, मेरठ से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ पे। उसके बाद है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था प्यारे बच्चों। किसके आदेश पर हुआ था, जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर कौन था, उस समय भारत का गवर्नर चेम्सफोर्ड था। कौन था, चेम्सफोर्ड था प्यारे बच्चों। उसके बाद है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब,
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता देना चाहूंगा इस संविधान बनकर 26 जनवरी 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था प्यारे बच्चों। लेकिन ये 26 जनवरी का डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों था आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि लाहौर अधिवेशन वाला पूरा कहानी बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी की वजह से 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था प्यारे बच्चों। उसके बाद है दक्कन के गांव में रैयतों ने कब बगावत की थी, तो 1872-73 में बगावत किया था। उसके बाद है मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था, तो देखिए बेगपुर में। और मंगल पांडे एक सैनिक था, ठीक ना। तो वो देखिए सैनिक रहने के लिए क्या होता है, छावनी होता है, छावनी जहां पे ढेर सारे सैनिकों का जमावड़ा होता है। तो वह कौन से रेजिमेंट में था, रेजिमेंट कहा जाता है उसको, तो वह कौन से रेजिमेंट से संबंधित था, तो 34वें रेजिमेंट से। किससे, 34वें रेजिमेंट से मंगल पांडे संबंधित था प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। ये 7 प्रश्न आपका जो 2-2 नंबर का है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान कर दिया गया है आपका इस बार का पैटर्न, ठीक ना। तो ये आपका 7 प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए यहाँ अकबरनामा कौन लिखे हैं, अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो अकबरनामा पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सारा समझा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके तो अभी भी नोट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए प्यारे बच्चों अकबरनामा, यहाँ पे अकबर होगा, ठीक ना। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अब्दुल फजल किसके द्वारा लिखा गया है। 1 नंबर में आपका प्रश्न बन सकता है कि अब्दुल फजल अकबरनामा किसने लिखा है, तो अब्दुल फजल ने लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको किस तरह से लिखना है, आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा गया है इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। अदापि इसमें अकबर के साथ कुछ पक्षपात किया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सी निजी बातों को लिखा गया है, निजी जानकारी को लिखा गया है। मतलब उसके अंदर क्या होता था, मान के चलिए अभी इस यहाँ पे आपके घर में क्या होता है, हम लिख सकते हैं क्या, कोई भी राजा के अमेरिका में क्या बीत रहा है वो हम लोग क्या जानेंगे, वहां पे जो सार्वजनिक हो रहा है उसी को जानेंगे। वहां के व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है वो हम लोग जानेंगे क्या, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, अभी जो बाइडेन है, तो जानेंगे क्या। तो वहां पे निजी बातों को इसमें तैयार किया गया है। अदापि इसमें अकबर के साथ कुछ पक्षपात किया गया है। अथापि तिथियों और भौगोलिक जानकारी में यह विश्वसनीय है, यानी कि यह पूरी तरह से विश्वसनीय है, यह सच सही तरह से इसमें लिखा गया है प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे उसके बाद है 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों का वर्णन करें। तो देखिए चर्बी वाला कारतूस था बच्चों, जिसमें गाय की चर्बी और सुअर का चर्बी को से बनाया जा रहा था, इस वजह से इसका विद्रोह का प्रमुख कारण था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तत्कालीन कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख था, जो 1857 की क्रांति के होने का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया था। देखिए मुस्लिम में सुअर को बहुत ही ज्यादा मानते हैं और हिंदू में गाय को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। हिंदू के चलते कितना विवाद हो जाता है गाय के चलते, ठीक ना। तो इसी का मुख्य कारण यही था प्यारे बच्चों। तो 50 वर्ड हो गया होगा, इसमें अपने से 2-4 वर्ड आप जोड़ सकते हैं। मुख्य कारण आपका यही था प्यारे बच्चों। या जोड़ सकते हैं कि 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ठीक ना। यहां से लास्ट में आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में हुआ था प्यारे बच्चों। असहयोग मतलब हम लोग अंग्रेजों को असहयोग नहीं करेंगे, ये गांधी जी ने अपनाया था और यह अहिंसित हिंसित क्या कह सकते हैं आंदोलन था प्यारे बच्चों। लेकिन जब चोरी चौरा कांड हुआ ना, उसके बाद 1922 में गांधी जी ने इसे वापस ले लिया प्यारे बच्चों। ये वही एक कारण नहीं था, 2 साल से आंदोलन चल रहा था, इस वजह से भी वापस ले लिया गया। सभी के मन में मान के चलते शुरू शुरू कितना जोशीला रहता है कि फाड़ देंगे, पेपर आ रहा आने दो, और धीरे धीरे पढ़ते हैं। अभी आके सब थोड़ा रुझमुरा गए, ठीक ना, कि अरे बाबू अब मतलब मन नहीं भर रहा है, पढ़ने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है। उसी तरह आंदोलन में ज्यादा जाने का मन नहीं किया और शायद इसी तरह से चोरी चौरा कांड एक कारण ये भी था और चोरी चौरा मुख्य कारण था। इस वजह से आंदोलन को वापस ले लिया गया 1922 में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले यह प्रथम जन आंदोलन था, ठीक ना, प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग व्यास काल की नीति अपनाई गई, यानी कि असहयोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाने लगा। इस आंदोलन का व्यापक जन
सुधार था। शहरी क्षेत्रों के माध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन था। प्यारे बच्चों, इसमें श्रमिक वर्ग की भागीदारी थी। इस प्रकार से यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें देखिए यहाँ पे किसानों का भी था, आदिवासियों का था, व्यापारियों का भी था, ठीक ना, और इसमें श्रमिक वर्ग का भी जन भागीदारी था। इस वजह से इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया। प्यारे बच्चों, क्लियर है आप यहाँ तक? ठीक ना, ज्यादा नहीं लिखना, 50 वर्ड में आपको इसे प्रश्न को लिखना है। देखिए इसमें और आगे हम यहाँ पे लिख दिए, अगर आगे आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंधित कर दिया। बिना जांच के कारावास यानी कि रॉयलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इसी की वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्यारे बच्चों, सर सिडनी रॉयलेट के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसमें लोगों पर लागू किया गया, जिसे रॉयलेट एक्ट के नाम से जाना गया। देखिए रॉयलेट एक्ट में क्या होता था, अगर आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इसमें ना दलील चलता था, ना ही आपका कोई अप्लाई कर सकते थे। आपको जब मन चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं और जितना दिन भी रख सकते थे, ठीक ना। इसे काला कानून भी कहा गया था। उत्तरी और पश्चिमी भारत में चारों तरफ के बंद के समर्थन में दुकानों स्कूलों को बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर ही गया था। बहुत से लोगों ने युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इस जगह रॉयलेट एक्ट लागू कर दिया गया। उन्हें रॉयलेट एक्ट लागू कर दिया गया, ठीक ना प्यारे बच्चों। यह भी एक असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। देखिए प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे बताना है। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें भारत के संविधान से मिलता है और यह जन्म से हमारे अधिकार को मिलता है, ठीक ना। और इसे कोई हमें छीन भी नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। सभी नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों में के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि बुनियादी, जैसे क्या हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, धर्म। अभी मौलिक अधिकार में देखिए आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 काफी प्रचलित है, क्योंकि हिजाब वाला क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है आर्टिकल 25 देता है। प्यारे बच्चों, इस पर काफी बहस हो रहा है, ठीक ना। तो यह आप समझ सकते हैं, वहां से भी काफी पॉइंट बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान के भाग, यहाँ पे एक दिया हुआ है भाग 3 हुआ, ठीक ना। भाग 3 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म, पंथ या जन्म स्थान की स्थिति के आधार पर भेदभाव ना करके उन्हें यह अधिकार दिया जाता है। तो भाग 3 में है, ठीक ना, भाग 3 में। और आर्टिकल कितना से कितना तक है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। आर्टिकल कितना से कितना तक है आप लोग कमेंट बताइएगा। भाग 3 में यह है प्यारे बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे भाग 3 आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? यही मौलिक अधिकार के बारे में आपको लिख लेना है। इसमें ज्यादा नहीं, 50 वर्ड लिखना है। देख सकते हैं क्या है, बुनियादी आपको। तो आप चाहते हैं तो कितना मौलिक अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, ये पॉइंट जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर मिल सकता है। पॉइंट बना के लिखिए, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग टेंशन ना लें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 12 नंबर का प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं के बारे में बताएं। देखिए अस्थाई बंदोबस्त को कौन से कब लाया गया था? 1793 में। कब? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, भारतीय अंग्रेजों का गवर्नर उस समय, ठीक ना। देखिए अस्थाई बंदोबस्त से सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ था। वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए और उनका यह अधिकार वंशानुगत था। यह वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को मजबूत करने में सहयोग करने लगा। देखिए इस वजह से क्या हुआ, जमींदारों को थोड़ा लालची मिल गया और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य को मानने लगी, ठीक ना। और यह उससे थोड़ा मजबूत होते चला गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, और भूमि पर अस्थायी सम्मत भी जाने से कृषि का विकास के कार्य में रुचि लेने लगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुआ तो अंग्रेज टैक्स अधिक लेने लगे, और टैक्स अधिक लेने लगे तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सोची समझी एक तरह से साजिश भी था प्यारे बच्चों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लाया था, ये भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक ना। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपका हो गया है। देखिए अब 13 नंबर का पानीपत के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पानीपत के प्रथम युद्ध पर यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक ना। 3 बैटल हुआ है ना, 3 बैटल आपका हुआ ना पानीपत में, तो यहाँ पे फर्स्ट बैटल के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अप्रैल 1526 में, कब, कौन सा अप्रैल? 21 अप्रैल, ठीक ना। 21 अप्रैल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नहीं लिखें तो वो भी अच्छा है, उतना एग्जैक्ट नहीं लिखना है।
21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। जहीर उद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का वह स्थान जहां 12वीं शताब्दी के बाद सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। पानीपत के मतलब 12वीं शताब्दी के बाद जितने भी निर्णायक युद्ध हुआ था जो भारत पर राज करेगा वो पानीपत पर ही लड़ा गया था प्यारे बच्चों। देखिए इसमें आगे है, बाद भारत के बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। वहां पानीपत का युद्ध जब जीत गया था 1526 में प्यारे बच्चों, उसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया था। देखिए इसमें आगे है प्यारे बच्चों, युद्ध के बाद भारत के बाबर द्वारा नींव रखी गई उन सभी इकाइयों में लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगलों के द्वारा बारूद, अग्नाइशों और तोपों का प्रयोग किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। अब हम लोग देखते हैं पानीपत के युद्ध के निम्नलिखित कारण क्या क्या कारण थे प्यारे बच्चों, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे लिख दिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किस प्रकार से यहाँ पे युद्ध होता रहा है 12वीं शताब्दी के बाद, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा और एक बार पीडीएफ दे देंगे, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। क्लियर हो गया हुआ। अब इसके कारण को देखिए, इसका प्रमुख कारण क्या था। पानीपत के प्रमुख कारण, युद्ध के प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी, देखिए युद्ध में मारे जाने वाला पहला शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था, को हरा करके दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। 12 अप्रैल यहाँ पे 21 अप्रैल होगा, ठीक ना, 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान के में आमने सामने आ गई, जिनके मध्य 21 अप्रैल को युद्ध हुआ था। यानी कि देखिए 12 अप्रैल यहाँ पे, ठीक है, 12 अप्रैल को सामने आ गया था, लेकिन 21 अप्रैल को युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों। क्लियर है आप यहाँ तक। इसके मुख्य कारण क्या थी, बाबर का महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जो क्या करना चाहता था, बाबर दिल्ली सल्तनत पर राज करना चाहता था, इस वजह से यह युद्ध हुआ था। देखिए फरमेरिंग की 5वीं रिपोर्ट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जब ब्रिटिश का भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई संसद में, जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उनका विवरण रहा करता था। यानी कि उसको जिस तरह से हम लोग प्लान बनाते हैं ना, इस साल हमको 90% फोड़ना है, टारगेट लेके चलते हैं ना, तो वही क्रियाकलापों का इस पे वर्णन था प्यारे बच्चों इस रिपोर्ट में, 5वीं रिपोर्ट में, ठीक ना। देखिए इसमें आगे है, इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों एवं जमींदारों की अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्रलेख तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। देखिए कलेक्टर, एक कलेक्टर जितना भी आपको उच्च शिक्षा देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, वो ब्रिटेन का ही देन है, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों का ही देन है। देखिए वहां पे क्या कहता था, किसानों का कलेक्टर द्वारा राजस्व पर जितना रहता था सारा इस रिपोर्ट में रहता था। इसलिए 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में से एक थे, जो ब्रिटिश का जमाने में जमींदारों तथा किसानों के लिए बनाई गई थी, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख हथकंडे थे प्यारे बच्चों। मतलब यह खासकर राजस्व विभाग से संबंधित यह रिपोर्ट था प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न था, संताल विद्रोह के बारे में लिखिए। तो ये आपका बोर्ड में यह प्रश्न छपने वाला है, इसे आप लोग नोट कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि यह विद्रोह आपका झारखंड से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। तो संताल विद्रोह से आपको लिखना है, ब्लैक बोर्ड में यह प्रश्न आपका छपने वाला है। और यह विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। कहां पे हुआ था, दुमका में, ठीक ना। तो इसके बारे में जानते हैं। संथाल, यहाँ पे संथाल होगा। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया आदिवासियों के विद्रोह में संथाल विद्रोह यह सबसे सशक्त विद्रोह था। देखिए प्यारे बच्चों, संथाल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, आदिवासियों में इसका नेतृत्व किसने किया था, 4 भाई था और 2 बहनें थी। ये चांद भैरव, ठीक ना, चांद भैरव और सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। कौन थे, फूलो झानो। ये अपने झारखंड की संस्कृति, झारखंड के बारे में आपको जानना चाहिए। चांद भैरव, सिद्धू कानू और फूलो झानो थे, ठीक ना। इन्होंने ही लगभग कहां पे क्या था आपका, संथाल साहेबगंज में, साहेबगंज संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पे 10,000 आदिवासियों का नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों। और संथाल विद्रोह का इन दोनों भाइयों ने, चारों भाइयों ने नेतृत्व किया था।
और यह भयानक विद्रोह बन गया था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, यह भारतीय आदिवासियों का यह प्रथम जन क्रांति था। क्या था, प्रथम जन क्रांति था, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था प्यारे बच्चों। ये इसका मुख्य कारण क्या क्या था, इसका मुख्य कारण था उस समय देखिए 1853 में आपका रेल आ गया था, ठीक ना, 1853 में आपका रेल आ गया था और उसी समय क्या जा रहा था, साहेबगंज से बेगूसराय के बीच रेल पटरियां बिछाया जा रहा था और उसी समय क्या हो रहा था, फ्री में खटा रहे थे अंग्रेज सब। इसी नीति से और हड़प नीति भी एक मुख्य कारण था, ठीक ना। इसी नीति से परेशान होकर के उन्होंने नेतृत्व किया और संथाल विद्रोह एक भारी रूप ले लिया। क्लियर है आप लोग यहां तक? देखिए अब इसमें क्या लिखा गया उसको हम लोग समझते हैं। संथाल विद्रोह यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। देखिए यह कहां पे हुआ था, भागलपुर के राजमहल, अभी राजमहल कहां है, वर्तमान में सिंहभूम सॉरी साहेबगंज में है, ठीक ना, के बीच का क्षेत्र दामिन ये को, यहाँ पे को होगा, ठीक ना, के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुत क्षेत्र था, मतलब संथाल बहुत क्षेत्र, यहाँ पे संथाली जनजाति ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त करने में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू तथा कान्हू ने नेतृत्व किया था, ठीक ना। किसने नेतृत्व किया, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानों ने, लेकिन मुख्य रूप से दोनों बड़े भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए विद्रोह के भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार, जमींदारों, साहूकारों आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। क्लियर है आप लोग यहां तक? आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बारकुंडा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर के जिले में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में, कब, 1856 में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मान करके क्षेत्र में शांति स्थापित किया। मतलब उन लोग का मांग था संथाल के लिए अलग क्षेत्र का मतलब विकास किया जाए और यह जो साहूकारों, जमींदारों का जो आर्थिक नीति थी, उनकी खराब नीति थी, उसकी वजह से यह विद्रोह हुआ था। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है प्यारे बच्चों, 5 में 5 आपका मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें आगे क्या है, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, तो आपको व्याख्या करना है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक कैसे था। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने की बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। देखिए ये औरंगजेब जैसा नहीं था कि हिंदू को मारो, मुस्लिम को मारो, ठीक ना, ये सभी धर्मों को लेकर के चलते थे और जजिया कर के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, तो इन्होंने ही समाप्त किया था प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए उन्होंने समस्त उत्तर भारत के विजय करके एक सूत्र में बांध लिया, उसे समस्त राष्ट्र के समान कानून तथा समान शासन प्रणाली में पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर अजिया, देखिए यहाँ पे जजिया कर होगा, ठीक ना, यहाँ पे जजिया कर होगा, कर हटा दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारी से न केवल से विवाह किया बल्कि उसने पूरी तरह से हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की भी अनुमति दी। देखिए क्या हुआ था, आपको याद होगा, जोधाबाई से इन्होंने शादी किया और ऐसा नहीं हो सकता अब मेरा धर्म मानो, मुस्लिम धर्म मानो, ऐसा नहीं किया, आप जो धर्म मान सकते हैं मानिए, हिंदू धर्म को ही मानिए, उन्होंने दबाव नहीं बनाया। इस वजह से सबसे महान, देखिए अगर आप कहा जाए मध्यकालीन भारत में सबसे महान शासक था तो कौन था, और मैं मानता हूं अकबर था प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, दीन ये इताही अकबर की धार्मिक सहनशीलता की चरम सीमा थी। उसने यह धर्म हिंदू मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया था। इन सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। इस वजह से अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, राष्ट्रीय नेता कहा जा सकता है, तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। क्लियर है? अब है स्वतंत्रता में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। स्वतंत्रता आंदोलन पे महात्मा गांधी की भूमिका पर हम लोग देखते हैं। अब बहुत सारी भूमिका थी, देखिए उन्होंने असहयोग आंदोलन, यहाँ पे आपका नील क्रांति जो थी आपकी, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई प्रकार के वहां पे पूना पैक्ट जो हुआ था वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत प्रकार के इन्होंने आंदोलन किया था प्यारे बच्चों, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है
क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की। इतना तो आप सभी लिख ही सकते हैं, ठीक ना। महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण, मतलब ये नहीं गरम दल वाला नहीं, नरम दल वाला नेता था, ठीक ना। नरम दल समझ रहे हो ना, ये हम ना ही हिंसा करेंगे ना ही हिंसा करने देंगे, और गरम दल वाला अरे मुझ में ताव देकर आजादी लेंगे, समझ रहे हो ना बात को, हम पीटीए पार्टी अंग्रेज को भगवा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये शांतिपूर्ण अहिंसा आंदोलन करते थे, ठीक ना। अहिंसा नीतियों से ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित करवाया। किसने परिचित करवाया था, यह पॉइंट आपको लिखना है, ठीक ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून, अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला की शुरुआत की गई। विरोधों के मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व पर, सैन्य खर्चों में कम और करने की आदि के खिलाफ चंपारण और खेड़ा आंदोलन, यहाँ पे चंपारण होगा, ठीक ना। यहाँ पे चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने पहले महत्वपूर्ण कदमों को में से एक था। तो महात्मा गांधी कब आए थे, आपको 1900 कब में आए थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए कब आए थे आपको कमेंट में बताना है, दक्षिण अफ्रीका के। उसी के बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों के अपनी जमीन पे 15% हिस्सेदारी में नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। देखिए वहां पे क्या है, एक विनाशकारी आकत की पीड़ा में अंग्रेजों ने उन्हें दमनकारी कर लगाया, जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही साथ गुजरात के खेड़ा में भी यह समस्या थी। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या का समाधान किया है, क्या क्या उन्होंने आंदोलन किया है, आप उसे पूरी तरह से लिख देते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए गांवों के सुधारना, स्कूलों के निर्माण, गांवों की सफाई, अस्पतालों का निर्माण, कई सामाजिक कुरीतियां खंडन करने के लिए गांवों के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थानों, अदालतों के बाहर विरोध और रैली की। उन्होंने उसकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने अनिश्चितता से मंजूर कर लिया। गांधी ने उन सभी जमींदारों के खिलाफ संयोजित विरोध का नेतृत्व किया जो गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। तो इतना आप गांधी के बारे में लिख देते हैं तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बताना है, ठीक ना। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यहाँ आप लिख लीजिएगा, निम्नलिखित है डैश, और यहाँ पे आप पॉइंट करके 1 नंबर यहाँ पे हम गोल दे दिए, 2 नंबर की इस तरह से लिखिएगा तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग जानते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, ठीक ना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये कब बना था, 26 नवंबर 1949 को यह बन करके तैयार हुआ था, ठीक ना। भारत के संविधान का निर्माण विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया था। देखिए संविधान सभा में कितने महिला मेंबर थे, तो 15 महिला मेंबर था प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आपको आज रखना है, ठीक ना। देखिए भारतीय संविधान की ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, आप लोग पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है, ठीक ना। भारत देश में के संविधान में विभिन्न स्रोतों को किसी ना किसी देश से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को आपका आयरलैंड से लिया गया, सॉरी मौलिक अधिकार को आपका अमेरिका से लिया गया है प्यारे बच्चों। कहां से, अमेरिका से लिया गया है। और संविधान के भाग 3 में है, ठीक ना, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसे भी आप लोग लिख दीजिएगा। आपको मैं बहुत सारा पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक ना। आप इतना भी अगर याद कर लेते हैं, कुछ भी याद करते हैं, तो वहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ पढ़ के सुना नहीं रहा हूं, ठीक ना। देखिए ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अमेरिका से, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल आपका कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। और प्रस्तावना कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
और कई प्रकार से राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया है आपके अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं अमेरिका से। ये सारा पॉइंट दूसरे देशों से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान संवनीयता और कठोरता दोनों है, यानी कि यह लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक ना। भारतीय संविधान में भारतीय देशों के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और मूल्य संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था। यह 22वां संविधान संशोधन 1946 में मूल्य कर्तव्य को लाया गया है और सर्म सिंह समिति के सिफारिश पर यह मूल्य कर्तव्य को लाया गया है। प्यारे बच्चों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, यानी कि 18 से अधिक उम्र के बच्चे, यानी कि 18 साल आपका हो गया तो आप वयस्क किसको कहते हैं? जो 18 साल से अधिक हो गया है वह मतदान कर सकते हैं, यह प्रावधान है। एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एक नागरिकता है सिर्फ भारत का। देखिए, अब पूछेगा द्वितीय नागरिकता कहाँ है सर? तो अमेरिका में बेटा द्वितीय नागरिकता है, ठीक ना। वहां राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है आपको, राज्य की भी नागरिक है, आइडेंटिटी कार्ड होता है और देश का भी आइडेंटिटी कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे राज्य का आइडेंटिटी कार्ड होता है क्या? नहीं, सिर्फ देश का आइडेंटिटी कार्ड होता है। क्लियर है आप यहाँ तक? और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी या किसी के दबाव में हमारी न्यायपालिका कोर्ट कार्य नहीं करती है। प्यारे बच्चों, आप प्रधानमंत्री देश के क्यों नहीं है, आपको भी फांसी में चढ़ाया जा सकता है। जो एक आम नागरिक को अधिकार प्राप्त है वही दूसरों के लिए, सभी के लिए, मतलब कानून एक समान है। क्लियर है यहाँ पे? अब आखिरी प्रश्न आपका है, भारत के विभाजन के प्रमुख कारण को लिखें या उल्लेख करें, ठीक ना। आधा घंटा का आपका वीडियो हो रहा है, परेशान नहीं होना है। देखिए, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वर्ष 1947 में भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के नियंत्रण प्रयासों के कारण सदियों के साथ रहने वाले हिंदू मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेद को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिम को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया था। देखिए, फूट करो और राज करो, ये जनरल क्या किसका था? डलहौजी का नीति था, ठीक ना। तो उसी की वजह से वहीं से आपका हिंदू और मुस्लिम का अलग किया गया था। अगर आप देखें 1857 की क्रांति, प्यारे बच्चों, वहां पे सारा हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, के थे एक साथ थे हिंदू मुस्लिम। उसके बाद 1857 के वहीं से मतलब हल्का हल्का फूटना स्टार्ट हो गया था, वहीं से आपका फूट गया, जिस प्रकार से आपका हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से फूट गया। प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? अलग 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग संसदीय क्षेत्र दिया गया, वहां और ज्यादा बट गए। इस वजह से आपका 1940 में पाकिस्तान की मांग उठने लगा और जाकर के 1947 में आपका देश का बंटवारा हो गया। अंग्रेज जाते जाते इस देश का बंटवारा कर दिए। प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए, इसमें और आगे हम लिखे हैं, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मन मुटाव उत्पन्न होने लगे, वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। ये विभाजन से किसी देश की भूमि का ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले समस्त नागरिकों का भावनाओं का भी विभाजन होता है। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहता है, यानी कि एक मुस्लिम लीग पार्टी थी। प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में मुस्लिम का गठन हुआ था। मुस्लिम लोग ही चाहते थे कि हमारा, मुस्लिम लीग के ही लोग चाहते थे कि हमारा एक अलग पाकिस्तान बने, हम मुस्लिम लोग अलग से वहां रहे और हिंदुस्तान में हिंदू भाई रहे, ठीक ना। यही चाहते थे, कांग्रेस सब चाहते थे कि एक साथ हम लोग सब एक साथ ही रहेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता करना असंभव था। महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया, इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई और नेहरू व पटेल ने बेगुनाहों की हत्या, उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना सही समझा। अंततः माउंटबेटन के द्वारा, देखिए उस समय गवर्नर कौन था? माउंटबेटन था, ठीक ना। दोनों की सहमति के प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित कर दिया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपका 1 नंबर में बन सकता है, 2 नंबर में, कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद, तो आप लोग उसे जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, समझें, अच्छा से 2 बार देखें, समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन, आपको जितना भी कंफ्यूजन है दूर कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें जो मिस प्रिंट है उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
क्लियर है आप लोग यहाँ तक? देखिए जो यहाँ पे 3 जून का जो हुआ था ना विभाजन, ये 3 जून को प्रकाशित किया गया था, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को, ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत का 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी कुछ देर बाद भूगोल का आएगा, ठीक ना, भूगोल का अभी कुछ देर बाद आएगा, उसे अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।